सोनाली चौहान, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड। राजधानी भोपाल के लिए 2 और 3 दिसंबर की रात इतिहास के काले पन्नों के रूप में याद की जाती है। दरअसल भोपाल गैस त्रासदी की 39वीं बरसी है। ठीक 39 साल पहले 2-3 दिसंबर यानी 1984 की दरमियानी रात भोपाल गैस कांड हुआ था। इसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। दुनिया में ये पहला और सबसे बड़ा औद्योगिक दुर्घटना रहा है जिसमें करीब 15,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बता दें कि जेपी नगर में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के प्लांट नंबर सी के टैंक नंबर 610 से लीक हुई मिथाइल आइसोसाइनेट ने हजारों परिवार को तबाह कर दिया। इस रात को जब शहर चैन की नींद सो रहा था, तब गैस भोपाल के बड़े इलाकों में लाशों का ढेर बिछा रही थी। तब लाशों को ढोने के लिए गाड़ियों और कफन भी कम पड़ गए थे। हमीदिया अस्पताल में हजारों लाशों के ढेर लगे हुए थे। पेश है इसी पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। दो और 3 दिसंबर की वो स्याह रात का मंजर और दम तोड़ती जिंदगियों का सिलसिला भोपाल के लोगों को जिंदगी भर का जख्म दे गया है। गैस कांड को हुए 10 बरस गुजर गए। पीड़ितों की तीसरी पीढ़ी जवान होने को आई, लेकिन अफसोस की गैस कांड से मिले जख्मों पर कोई मरहम काम ना आया। लंबे इंतजार के बाद चंद रुपयों का मुआवजा, हादसे की बरसी पर मातम की रस्म अदायगी और भरोसों की लंबी फहरिस्त का बखान, हिस्से में आया कुछ भी नहीं। भोपाल गैस हादसे की 39वीं बरसी पर 5 गैस पीड़ित संगठनों ने एक पत्रकार वार्ता रखी है, ये बताने के लिए कि इस साल कम से कम हमने इस बात की जीत तो हासिल की है कि हम यूनियन कार्बाइड के मालिक डाव केमिकल को भोपाल की अदालत में पेश कर पाए हैं। ये पहली बार होगा पिछले 36 सालों में, जब से ये केस चल रहा है, कि एक विदेशी कंपनी भोपाल के आपराधिक मामले में पेश हुई है। अब हमारी ये आशा है कि सीबीआई, जो कि प्रधानमंत्री के अंडर है, वो इसमें त्वरित कार्रवाई करके इस कंपनी को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी। जिक्र बहुत हुआ कि गैस हादसे में कितने मारे गए, कितने मरते मरते बचे, वगैरह वगैरह, लेकिन फिक्र उनकी उतनी नहीं हुई जो गैस हादसे में बच तो गए, लेकिन गैस जनित घातक बीमारियों ने उन्हें मार दिया या गंभीर बीमारियों के साथ जीने पर विवश कर दिया। यह भी झकझोर कर रख देने वाली हकीकत है कि कई ऐसे गैस पीड़ित हैं जिनकी संतानों में पैदाइशी विकृति सामने आई। बात वही है कि गैस हादसा तो एक रात की कहानी थी, लेकिन उसके दुष्प्रभाव गैस पीड़ितों की तीसरी पीढ़ी तक भोगने पर विवश है। गैस पीड़ितों के हक में आवाज बुलंद करने वाले आज भी उसी शिद्दत से सक्रिय हैं जिन्होंने भोपाल और दिल्ली से लेकर अमेरिका तक एक कर दिया। उनकी कोशिशें रंग तो लाई, लेकिन सही मायनों में गैस पीड़ितों को उनका वाजिब हक अभी तक नहीं मिला है और संघर्ष जारी है। मुद्दा गैस पीड़ितों के इलाज और मुआवजे तक ही सीमित नहीं है। यूनियन कार्बाइड में जमा जहरीले कचरे का निष्पादन आज तक नहीं हुआ। कोशिशें हुई, लेकिन हर बार कोई ना कोई बाधा इस राह में आती ही रही। गैस पीड़ितों के लिए बीएमएचआरसी और कमला नेहरू अस्पताल जैसे कई और स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित किए गए, और तो और एम्स में भी गैस पीड़ितों के इलाज के लिए विशेष प्रावधान किए गए, लेकिन ये तमाम इंतजाम भी गैस पीड़ितों के समुचित पुनर्वास और इलाज के लिए नाकाफी ही साबित हुए हैं। वक्त तेजी से जाता चला गया, लेकिन गैस पीड़ितों के लिए आज भी एक तरह से समय ठहरा हुआ ही है। लगता है जैसे तकलीफें इनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। कोशिशें जारी हैं कि हर हाल में गैस पीड़ितों का पुनर्वास हो, लेकिन ये कवायदें मुकम्मल कब होंगी, इसका पुख्ता जवाब किसी के पास नहीं है। भोपाल गैस त्रासदी में मृतक संख्या का सिर्फ कयास ही लगाया जा सकता है।
मौतों का आंकड़ा कितना है ये कभी स्पष्ट नहीं हो पाया। उस समय हादसे की जांच डॉक्टर विमल शर्मा ने की थी। इस गैस कांड की 39वीं बरसी के अवसर पर जब फॉरेंसिक विभाग के साइंटिस्ट डॉक्टर विमल शर्मा ने न्यूज वर्ल्ड की टीम से बात की तो उनका जो कहना था वह आप भी सुनिए। 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात एक ऐसी रात थी जिसने भोपाल ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, समूचे विश्व को हिला दिया था। उस रात को गैस कांड की रात कहा जाता है। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री यहाँ थी, उसमें गैस का रिसना और उससे अनगिनत मौतों का होना। उस कांड की जांच, उस त्रासदी की जांच डॉक्टर विमल शर्मा ने की थी। फॉरेंसिक विभाग के साइंटिस्ट डॉक्टर विमल शर्मा ने दूध का दूध और पानी का पानी किया था। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर विमल शर्मा और उन्हीं से पूछते हैं यह सब क्या था और उन्होंने उसमें क्या पाया। डॉक्टर साहब, आपका न्यूज़ वर्ल्ड में स्वागत है। धन्यवाद। ये भोपाल की जो गैस त्रासदी थी वो क्या थी? आपने जो जांच की क्या पाया, इसके विषय में बताने का कष्ट करें। मैं पहले तो थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं आपको इसका कि यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री यहाँ पे खुली थी। तो यहाँ पे खुलने के पहले वो 2 राज्यों में और गए थे वो लोग, उनको वहाँ से मना कर दिया गया था। उन्होंने शायद इसका खतरा भांप लिया होगा। शुरू में यहाँ पे भी जब इनको अनुमति दी गई थी तो MIC गैस जिससे कि पेस्टिसाइड बनता है, तो ये पैक्ट था कि MIC गैस जो है वो अमेरिका से बैरल्स में यहाँ पे आएगी और यहाँ पे रिएक्शन करा के उससे इंसेक्टिसाइड बनाया जाएगा। लेकिन कालांतर में यहीं पे उन्होंने MIC गैस बनाना शुरू कर दिया। पहली बात, किसकी अनुमति से बनी नहीं मालूम। दूसरी बात, एक दिन के फैक्ट्री का जो उपयोग था MIC गैस का वो 4 टन था। इन्होंने यहाँ पे 3 बड़े बड़े टैंक रखे हुए थे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उन टैंक का 33 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा एक टैंक था, जो कि 3/4 ज़मीन में रहता था, 1/4 ज़मीन के ऊपर रहता था। ऐसे 3 टैंक MIC से भरे हुए थे। क्यों? इसकी जांच किसी ने क्यों नहीं करी? सरकारी एजेंसियाँ वहाँ क्यों नहीं गई? उन पर लगाम क्यों नहीं लगी? उनसे क्यों नहीं पूछा गया कि आपने इतनी सारी मात्रा में गैस यहाँ पे क्यों रखी हुई है? खैर, MIC गैस -20 डिग्री पे रखी जाती है जिससे कि वो कूल रहे। उसमें सबसे बड़ी परेशानी ये है कि MIC गैस को यदि पानी से उसका रिएक्शन हो जाए तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जिसमें भारी मात्रा में टेम्परेचर बढ़ जाता है। वो टैंक जिससे MIC गैस सप्लाई होती थी कारखाने में इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए, वो टैंक का प्रेशर जो 25 psig होना चाहिए वो धीरे धीरे 0 हो गया। उसको प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, नहीं हुआ उनसे। उन्होंने दूसरे टैंक से MIC गैस ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। पहला प्रश्न ये है कि यदि पहले वाले टैंक से MIC गैस नहीं सप्लाई हुई तो बजाय इसके कि उसकी तरफ ध्यान दें, उन्होंने प्रोडक्शन की तरफ ध्यान दिया। अब चूँकि टैंक का प्रेशर 25 psig से आगे 0 आ गया था, तो उसमें जो नलियाँ लगी रहती हैं, ट्रांसफर पाइप्स जिनको बोलते हैं और क्लीनिंग पाइप्स जिनको बोलते हैं, तो उसमें वाटर से क्लीनिंग होती थी उसकी, क्योंकि पाइप्स में अंदर जमा हो जाता था वो। तो जब क्लीनिंग हुई उसकी, तो चूँकि प्रेशर 0 था तो उस टैंक में पानी चला गया। पानी जाने के कारण उस टैंक का प्रेशर बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया, और उसके बाद अचानक से जो प्रेशर वॉल्व था वो फट गया और रात को करीब 2-3 बजे करीब ये गैस लीक होना शुरू हुआ। काफ़ी भागदौड़ हुई, किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है। उसमें
कितने लोग मारे गए ये तो बता पाना बड़ा मुश्किल है। उस रात को चूँकि 2 और 3 दिसंबर की रात थी, ठंड का मौसम था, तो MIC गैस जो है वो ठंड के मौसम के कारण नीचे जमती गई तल पे, और उसके कारण ज़्यादा लोग मरे। ये हादसा अगर गर्मी में होता तो वो गैस ऊपर उड़ जाती। पहली चीज़ ये है। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिनको पता चल गया कि खतरा है वो भागे अपने घरों से निकल के। जो जितना भागा वो उतना जल्दी मरा, क्योंकि भागने में सांस तेज़ लेनी पड़ती है, और सांस में MIC गैस उतनी ज़्यादा उसने सूंघी उतनी जल्दी मर गया वो। बुढ़े लोग जो भाग नहीं पाए, ऐसे लोग जो भागने की स्थिति में नहीं थे, वो सोते रहे और वो नहीं मरे। एक बात ये है। और MIC गैस जो है लोगों के घरों में विंडोज़ पे, ग्लासेस पे जम गई थी पूरी इस तरीके से। अब प्रश्न ये उठता है कि डेड बॉडी आना चालू हो गया हमारे विभाग में, उनका पोस्टमार्टम करना है। किसी को कोई नहीं पहचानता है, ट्रकों में भर भर के आनी थी बॉडी, ढेर लगे हुए थे। उस ढेर में से बॉडी निकालिए आप, उसका पोस्टमार्टम करिए। अब आप किसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं? तो हम लोग ने उसके लिए एक तरीका निकाला था कि हर बॉडी पे एक नंबर दे दिया जाए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और उसके बाद पोस्टमार्टम किया जाए, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे उस व्यक्ति का फ़ोटो लगा दिया जाए और उनको सहेज के रखा जाएगा। अब उसमें हमको क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं मालूम था। MIC से संबंधित कोई भी जानकारी यूनियन कार्बाइड के ऑफिस में नहीं थी। हम लोग वहाँ गए थे, वो कितना टॉक्सिक है, उसका इलाज क्या है, किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार यदि आप औद्योगिक तौर पर कोई गैस बना रहे हैं या कोई केमिकल बना रहे हैं, तो उसका तोड़ या उसका एंटीडोट आपको पता होना चाहिए, जो कि इस केस में नहीं था। उसके दुष्प्रभाव पता होना चाहिए, जो कि इस केस में नहीं था। हमारे साथ गहन समस्या ये थी कि हम कहाँ से काम शुरू करें। सबसे पहला कार्य तो ये किया गया कि जो टिश्यूज़ निकले बॉडी में से जांच के लिए, विसरा सैंपल्स, जिनका हमको रासायनिक परीक्षण करना था, उनको हमने -70 डिग्री फ्रीजर में रखा, जिससे वो जैसे वैसे ही रखे रहें। और जब भी भविष्य में हम ये जान पाएँ कि इनकी जांच कैसे करनी है, क्या करना है, तब हम इनको निकालेंगे। रासायनिक परीक्षण का एक नियम होता है कि यदि आप विसरा की जांच कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से यदि हम कंपाउंड A हमको देखना है मान लीजिए, तो कंपाउंड A का कंट्रोल सैंपल हमारे पास होना चाहिए, जिससे कि आप इसको मिला के बता पाएंगे हाँ ये वही रसायन है। अब इसमें परेशानी वाली बात ये थी कि MIC गैस ने शरीर में जाके क्या किया, क्या रिएक्शन किया, क्या वो MIC के रूप में मिलेगी हमको कि नहीं मिलेगी। केमिस्ट्री की किताब पढ़ते थे पहले, तो उसमें लिखा रहता था कि आइसोसाइनेट जो है ये जो एन टर्मिनल ये जो अमीनो एसिड होते हैं उनसे रिएक्शन करता है। तो उनसे रिएक्शन करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन टर्न बनाता है, इसको बोलते हैं कार्बामेलेशन। अब वो कंपाउंड कैसे बनेगा उसी की जांच करनी है हमको। वो कंपाउंड बनाने के लिए MIC का आवश्यकता है। अब MIC कहाँ से मिलेगी? तो हम लोग ने DRDO ग्वालियर में जाके MIC गैस बनाई एक 10 मिलीलीटर की मात्रा में, और उसको फ्लास्क में लेके आइस जैकेट में रख के मैं स्वयं ट्रेन में लेके ग्वालियर से भोपाल आया था। हम लोगों ने वो जो अमीनो एसिड्स है वो मंगाए USA से, और उनका रिएक्शन करवाया, कंट्रोल सैंपल बनाया। अब कंट्रोल सैंपल तो बन गया, अब इसकी जांच कैसे होगी, तरीका क्या है, मेथड क्या है, कहीं नहीं लिखा हुआ था। हम लोगों ने स्वयं हिट एंड ट्रायल से एक मेथड डेवलप किया। वो मेथड डेवलप करने के बाद में इसके पहले कि हम टिश्यूज़ की जांच करें, ये आवश्यक था कि उस मेथड को कहीं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में छपवाएं। जब तक वहाँ से मान्यता नहीं मिलेगी तब तक ये पूरा कार्य बेकार माना जाएगा। अंततः हमारा पेपर वहाँ पब्लिश हो गया और मेथड को मान्यता मिल गई। तब हमने जांच शुरू करी। जांच में हमने कंट्रोल सैंपल्स पहले जांच करे, कईयों बार जांच करें, जिससे कि कहीं गलती की संभावना न रहे। उसके बाद फिर हमने वो डीप फ्रीजर में से -70 डिग्री पे जो टिश्यूज रखे हुए थे उनको बाहर निकाला, और एक एक करके हमने उनकी जांच करना शुरू किया। अब आप सोचिए MIC गैस के साथ में हमने कंट्रोल सैंपल बनाया स्वयं ने, और उस समय हमारे पास कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर्स भी नहीं थे।
और मुझे अभी तक मालूम है कि उस दौरान जितने लोग काम कर रहे थे हमारे ग्रुप में, सबकी तबीयत ख़राब होने लगी थी। सबका मतलब ये हालत हो गई थी, हम आपको बता नहीं सकते हैं। तो हमने जब टिश्यूज़ की जांच करना शुरू किया तो एक क्रोमेटोग्राफिक मेथड होता है। क्रोमेटोग्राफिक मेथड में एक रन टाइम होता है। जैसे आपने सैंपल अभी उसमें डाला तो 40 मिनट चला मान लीजिए, तो 40 मिनट तक उसका ग्राफ आता रहेगा। तो हम वो करते थे। तो हमको वो करते करते इसका इंतज़ार करते करते कि 10 सैंपल की जांच करना है अभी, तो हमको रात भर रुकना पड़ता था। मुझे याद है करीब 4 साल तक तो मैं रात को घर पे नहीं आया। सुबह आते थे, 1-2 घंटे तैयार होते थे, फिर वापस चले जाया करते थे। 2 साल की मेहनत के बाद में, या शायद 3 साल हो गए होंगे, हमको एक सफलता हाथ लगी। उस सफलता में हमको जो MIC अमीनो एसिड से जो रिएक्शन करके कंपाउंड बनाता है, वो कंपाउंड हमको गैस प्रभावित लोगों के डेड बॉडीज़ में मिला। तो ये पहला एक प्रूफ मिला हमको कि इनकी मृत्यु MIC गैस के कारण ही हुई है। एक चीज़ ये। दूसरी बात और ये हुई थी कि हमको हर महीने ICMR ऑफिस न्यू दिल्ली जाना पड़ता था। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट बहुत सारी जगह चल रहे थे। CSIR की बहुत सारी लैब है, ICMR की बहुत सारी लैब है, लेकिन परिणाम हमारे यहाँ से आ रहे थे, जो भी आ रहे थे। तो हमको प्रेजेंटेशन देने वहाँ जाना पड़ता था, जिसमें उस समय अमेरिका के भी साइंटिस्ट आया करते थे। जांच करते करते अचानक एक दिन देखा कि इसमें साइनाइड भी निकल रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो हम स्वयं चौंक गए कि आइसोसाइनेट में साइनाइड पॉजिटिव कहाँ से आएगा। तो हमने उसको कई तरीके से जांच करी, कई दिनों तक करी, लेकिन वो जांच सही पाएगी कि नहीं, साइनाइड तो है। अगर साइनाइड है तो आ कहाँ से रहा है। तो जब ये प्रेजेंटेशन दिया हमने दिल्ली में, तो लोगों ने बड़ा हेय दृष्टि से देखकर बोला कि आप क्या बोल रहे हैं, साइनाइड जानते हैं क्या होता है, ये साइनेट है। मैंने कहा मुझे मालूम है, लेकिन जब नीम पे अमरूद आ रहा है तो आ रहा है, कहाँ से आ रहा है मुझे नहीं पता। मैंने करके दिखाया है, आप गैलेक्सी ऑफ साइंटिस्ट बैठे हैं यहाँ पे, आप बताइए कहाँ से आ सकता है। तो वो हमारी जांच जो है वो खारिज कर दी गई। एक दिन बैठे बैठे जब भाग्य साथ देता है, जब आप सच्चे मन से काम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपको मिलता है। एक पेपर पढ़ रहे थे, हम दिल्ली गए थे लाइब्रेरी में, वहाँ से एक पेपर मिला हमको। अभी तक नाम भी याद है मुझे उन वैज्ञानिकों का, ब्लेक एंड मखजूदी, 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने भोपाल के त्रासदी के 2 साल पहले 1982 में इसका प्रकाशन किया था पेपर का। उसमें लिखा हुआ था कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस को अगर 547 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दिया जाए तो उससे साइनाइड बनता है। यहाँ आके हमने अपनी बात दोबारा से रखी। दोबारा से फोरम ने हमसे कहा कि इस बात का क्या प्रमाण है कि टेम्परेचर वहाँ तक पहुँचा होगा। हमने कहा कि जो टैंक जिसमें से गैस रिसी है, जो टैंक 3/4 ज़मीन में रहता है, 1/4 ऊपर रहता है, वो कंक्रीट से ढका रहता है पूरा, खाली वाल्स उसके बाहर निकले रहते हैं। कंक्रीट टूट चुकी है पूरी, और टैंक जो कि सिलिंड्रिकल होता है वो पूरा इलेक्ट्रिकल हो गया था, जैसे कैटरपिलर होता है, जोड़ के बीच बीच में फूल गया था पूरा। तो इससे पता चलता है कितना प्रेशर और टेम्परेचर उसके अंदर रहा होगा। तो इतना टेम्परेचर रहा होगा जो कि स्टेनलेस स्टील के टैंक की ये हालत कर दे, तो कम से कम 547 से ज़्यादा ही होना चाहिए। और प्रमाण ये भी है कि साइनाइड मिल रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर तो गया है। अब बात यह है कि यदि साइनाइड है तो जो लोग भर्ती हैं अस्पताल में उनको साइनाइड का इलाज किया जाए। तो उसकी दवाई होती है सोडियम थायोसल्फेट, वो इंजेक्शंस उनको देना शुरू किया गया। उनसे उनमें फ़ायदा नज़र आया। अब ये बात आई कि फ़ायदा कैसे हो रहा है, कैसे क्यों हो रहा है। अगर साइनाइड है तो उनके यूरिन में थायोसाइनेट की जांच की जाए। फिर बात वही, कंट्रोल थायोसाइनेट लेवल कितना होता है किताबों में लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने जब उनकी जांच करी तो 10-10 गुना ज़्यादा थायोसाइनेट उनमें पाया गया यूरिन में। हम लोगों को भोपाल में जो संस्थाएं काम कर रही थी उस समय, प्राइवेट संस्थाएं, वो लोग रात भर हमको सैंपल ला के देते थे पेशेंट्स के, और हम लोग रात भर उनकी जांच करते थे। सुबह ही रिपोर्ट बनती थी उनकी।
बाद में जब मुआवजा बंटना शुरू हुआ पहली बार, तो उस मुआवजे का पहला डॉक्यूमेंट ये था कि इनका थायरॉइड टेबल का रिपोर्ट क्या पहले दिखाइए। तो रिपोर्ट देखने के बाद में पहला मुआवजा बंटाया गया। अब दूसरी बात ये आती है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं बताऊंगा आपको, काफ़ी लंबी चीज़ है, हालांकि बरसों की मेहनत वाली बात है। इसमें एक चीज़ अहम जो बताने वाली है कि यूनियन कार्बाइड में जो सेफ्टी मेजर्स थे, जो इसलिए थे कि यदि गलती से साइनाइड ये MIC गैस रिश्ती है तो उसका क्या किया जाए। पहला था फिलर टावर, उसको जला दिया जाए, वो 3 महीने से ख़राब था। दूसरा था वाटर जैकेट, उसमें पानी मारा जाए, पानी से रिएक्शन करेगा, अब तो अमोनिया बन जाएगा, उससे कोई नुकसान नहीं है। ऐसे 5 मेजर थे, ये 5 मेजर्स और भी थे, ये सब ख़राब थे 3-3, 4-4 महीने से। और कमाल की बात है, उनके ऑफिस में जो डॉक्यूमेंट मिले थे, उनमें उन डॉक्यूमेंट्स में यहाँ के अधिकारियों ने यूनियन कार्बाइड अमेरिका को ये रिपोर्ट भेजी दी थी कि यहाँ के ये सारे सेफ्टी मेजर ख़राब हैं। उनका कोई इंतज़ाम इन्होंने 3 महीने तक नहीं किया। सबसे अहम मुद्दा ये है। इसके आगे फिर मैं एक बात और बताऊंगा आपको कि टैंक में जो रिएक्शन हुए, तो रिकंजुगेशन, रीपैरोलेशन, तमाम चीज़ें हुई, उनसे 2 कंपाउंड से एक बना, तीसरा, फिर ये तीनों ने रिएक्शन किया, फिर चौथा बना, फिर 5 ने किया, एक और बन गया। तो कमाल ये रहा कि वो जब टैंक को काटा गया, उसमें एक होल बनाया गया चौकोर, तो उसमें तकरीबन 17.5 टन मटेरियल मिला, च्यवनप्राश टाइप का। अमोनिया की बहुत स्मेल आ रही थी उसमें से, जैसे यूरिनल में आती है अक्सर। अब वो 17.5 टन मटेरियल क्या है, वो क्यों नहीं बाहर निकला, या जो बाहर निकला क्या रह गया, कैसे रह गया, अब उसकी जांच शुरू हुई। उसकी जांच हम लोगों ने करी, CSIR लैब ने भी करी, वरदायन कमेटी ने भी करी। हमने जब जांच करी उसमें, तो हमको उसमें 22 कंपाउंड मिले थे। और अहम बात, उनमें कुछ केमिकल कंपाउंड ऐसे थे जिनका रिकॉर्ड पूरे वर्ल्ड की केमिकल डायरेक्टरी में नहीं है। उनको नाम दिया गया मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से, कंपाउंड 269, कंपाउंड 279। हमने उनकी जांच करी, तो हमने एक मशीन बाहर से मंगाई थी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। हम देख के अचंभित हो गए थे कि उन 22 कंपाउंड में से 5 कंपाउंड डेड बॉडीज़ में मिले, जो लोग जिंदा थे उनके ब्लड में मिले। तो ये इतनी सारी चीज़ें जब ये इकट्ठी हो गई, तो अब प्रमाण की, इससे अधिक प्रमाण की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं बचती कुछ देने को। यही बात हमने अपनी रखी थी, और ये हमारी रिपोर्ट्स थी, और ये सारी बातें और ये सारे फाइंडिंग्स हमने अमेरिका भेजे थे जर्नल में छापने के लिए। उन्होंने मना कर दिया। फिर ब्रिटेन भेजे, वहाँ हमारी सारी फाइंडिंग छपी, वो पेपर हमारे पास हैं, और उन्हीं के आधार पर फिर केस दाखिल किया गया। अब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कैसी हुई, ये भी एक कानूनी दावपेच है। तो आपके कहने का कि उस दौर में अमेरिका द्वारा यहाँ जो उनकी यूनियन कार्बाइड कंपनी में लापरवाही हो रही थी, और जिससे कि इतनी बड़ी जान हानि हुई, अपने दंभ में, अपनी ताकत के घमंड में अमेरिका ने किसी भी बात को गौर नहीं किया, और उसका परिणाम हिंदुस्तान की जनता को, भोपाल की जनता को प्राण देकर चुकाना पड़ा। ये थे डॉक्टर विमल शर्मा, जिन्होंने इस जांच को किया था। उन्होंने बड़े बेबाकी से इस अवसर पर, जब 40 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तब आपको बताया है। मैं समझता हूँ भविष्य में, चूंकि यह घटना निकल चुकी है, भविष्य में कुछ भी इस तरह की कंपनियां विदेश से आएं या भारत में शुरू हों, इन बातों पर गौर करेंगे। मैं सुनैन चतुर्वेदी अपने कैमरा जर्नलिस्ट गणेश के साथ, न्यूज़ वर्ल्ड, भोपाल। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। धन्यवाद।